अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम दिन होता है जिस दिन के बारे में आपने सोच रखा होता है कि इस रोज़ मैं कुछ कर गुजरूंगा, जो बातें दिल की हैं मैं कह गुजरूंगा, और वो दिन होता है एक दिन। हम यही सोचते रहते हैं कि एक दिन हम ये कर गुजरेंगे। आज मैं आपको उस दिन की तारीख बताऊंगा कि वो क्या है। दोस्तों, वो आज का दिन है। यही वो लम्हा है जिसके बारे में आपने माजी में सोचा था कि एक दिन मैं कर गुजरूंगा। कल आपके बस में नहीं है। इस मौके से फ़ायदा उठाइए। आज ही उठिए और अपने ख्वाबों की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दें। जिससे जो दिल की बात कहनी है कह दें, क्योंकि कल का दिन आपके बस में नहीं है। इसके साथ ही आइए आज का शो शुरू करते हैं। आपको लेके चलते हैं फिल्म मौला जट के सेट पे और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तेनू मेरे कोलों कौन बचाएगा? कौन हो तुम? मैं माखा नत तेनू दसते वां मेरा नाम 45 पिंडा विच मशहूर है। बच्चा बच्चा मैनू जानदा है। ये क्या था? बस ठुड्डा लग गया है, केड़ी वड्डी गल है। एक गल सुन ले हारून, क्या? मैं इसका बड़ी दूर तो पिछा करदा आ रहा वां। जूते खाओगे मुझसे अब तुम? जूते? ए सानू जम्मन तो लेके हुन तक आदत है। तुम्हारा नाम माखा नत नहीं माठा नत होना चाहिए। माखे वे टच मी नॉट वे माखे। ए अपनी अंग्रेजी जाके घर बोली, अगर चली गई ते। बकवास ना करो, उधर बैठ जाओ आराम से। उधर बैठो। ए कौन है बर्फ दे विच बैठा होया जानवर? बैठ जाओ इधर। मैं कोई थक्या होया वां? नहीं बैठांगा, नहीं बैठांगा। मैं आज एनू लेके जावांगा। हमारे होते हुए कैसे लेके जाओगे? ਤੁਹਾਡਾ मुंह उधर होवेगा, इधरों मैं लेके चला जावांगा। कोई तो आवेगा जेड़ा मेरा भी सिर कजेगा। ऐस कटिया आदमी तो मेरी जान छुड़ावेगा। तू कौन है माई? वे मैनू भुल गया। वे कई बारी मैं तेनू मौले जट दे पुराने कपड़े दिते। वे मैनू भुल गया। वे मैनू भुल गया। मैं भुल गया वां, मैनू कुछ याद नहीं। मैं तेनू भी चुक के ले जावांगा। तू कौन है इस गल्लां दे विच बोलण वाली? वे मैं हुणे फोन करके ते मौले नू बुलानी है। मौलिया! एको साज 10 से पर जाइए। मौले नू किवें याद कीता? वे मौलिया, जुल्म दी अखीर करन वाले दा नाम। ओदा ना 10 पर जाइए। वे ओदा ना। छड़ दे इस गल नू, ओदा ना 10। वे मौलिया ओ इस गल ते मिट्टी पा। ओदा ना 10। वे मौलिया ओ जालिम। छड़ दे तन करदा। ओदा ना 10। ए ओदा ना। बस ओदा ना ले। मखा जट। मख इको ही साच ही 10 दे। अब उसको लड़ना पड़ जाएगा। वे मौलिया, वे दूर रह के तेरे टोटे टोटे कर दे। वे दूर रह के क्यों? मौला नजदीक गया तेन इन्फेक्शन होने का खतरा है। ए टोटे करने वाला कौन है मेरे? मैं तेरे खानदान दे निक्के निक्के टोटे कर देवांगा। तू कौन है मेरे वाल वेखन वाला? माई ने हाली जम्या ही नहीं। मां ने हाली जम्या। तू किवें जम्या? तू कौन है सानू पुछन वाला? तेरी की जुर्रत है, तेरी की औकात है ते तू साडे नाल मत्था लावे? मैं तेनू निब्बू वांगू फेर देवांगा। ओए जट तो दूर रह के गल कर। तू जट दी दहशत तो वाकिफ नहीं। हौली बोल, आहिस्ता बोल। मौलिया, अपनी भैन दा बदला नहीं ले सकिया तू? वो ये गल शुरू हुई है, देखो कि की बनता। मैं को दौड़ चलना इथों। वे मौलिया, एदे टोटे टोटे कर दे मौलिया। ए कम मौले दा नहीं, मैं किसे बंदे नू लब के लियाना। आ मेरा कमी मारेगा इनू। अच्छा, तो बुलाएं उसे। मैं तेरे कमी नू भी चुक के ले जावांगा। तू केड़ा रेड़ा लई फिरदा सारे? हर बंदा चुकी जान दे, हर बंदा चुकी जान दे। वे पैरों की मिट्टी ना छड़ी। वे मूदा गाड़ी इट्टां दा फेरा सुटन गया। ओनू मैं आवाज दवांगी, मूदिया।
ਲਾਲੀ ਭਰਜਾਈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੈ ਵੀ तेरा दुश्मन तेरे पैरों च ढेर करता ही। हारून साहब, वैसे इस मूवी की स्क्रिप्ट की भी बात की जाए तो कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं थी, फिर इस मूवी के इतने हिट हो जाने की वजह क्या है? देखिए, ऐसी बहुत सी फिल्म्स हैं जिनका स्क्रिप्ट अगर आम जिंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखा जाए तो बहुत एब्सर्ड लगता है, लेकिन उन फिल्मों को बहुत पजीराई मिली। और ख़ास तौर पे ये जो मौला जट फिल्म थी, इसको समझने के लिए कि इस कदर बड़ी हिट क्यों हुई, थोड़ा सा हिस्ट्री को जानना पड़ेगा पाकिस्तानी फिल्म्स की। 60s और 70s के अंदर पाकिस्तानी फिल्म्स जो थी वो बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुआ करती थी, और उर्दू फिल्म्स जो थी वो मंजर पर छाई रहीं। हुआ ये कि जब VCR आ गया तो हर घर में VCR आने की वजह से या हर मोहल्ले में VCR आने की वजह से इंडियन फिल्म्स का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ की जो इंडस्ट्री थी, जिसकी डाइट के ऊपर हमारी आवाम चल रही थी, उनको जब एक बेहतर फिल्म मिलना शुरू हुई तो हमारी फिल्मों पर जवाल आ गया। ये एक ऐसी फिल्म थी कि पिछले 20 साल का जो एक इस्तेहसाल था अवाम का, हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से, उसको वेंट आउट करने का एक ही तरीका उन्हें नजर आया कि पर्दा स्क्रीन पर एक आम आदमी कानून को हाथ में लेके खुद इंसाफ के फैसले करता है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि इस फिल्म ने और इस जैसी और फिल्म्स ने दुश्मनी कल्चर को और वायलेंस को बहुत फरोग दिया? देखिए, इस फिल्म पर सारा वजन डालना मुनासिब ना होगा, क्योंकि अगर आप उस दौर के, उस स्पेसिफिक टाइम के, एंड दैट वाज मिड 70s टिल 90s, उस दौर का अगर आप लिटरेचर पढ़ें तो उस लिटरेचर में भी आपको वायलेंस नजर आएगा। और मुझे ये लगता है कि इसने अपना पार्ट थोड़ा बहुत प्ले किया होगा, लेकिन उस वक्त का पूरा निज़ाम हुकूमत ऐसा था, आपकी आवाम को इस कदर दबा रखा था कि वो स्प्रिंग अप तो होना ही था। और हारून, ये ब्लेम करना कि इस फिल्म ने या इस फिल्म कल्चर ने पाकिस्तान की सोसाइटी को ख़राब किया, ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी, क्योंकि अक्सर आपकी सोसाइटी आर्ट को ड्राइव कर रही होती है। जो आपकी सोसाइटी में चल रहा होता है, आर्ट उसकी एग्जैजरेटेड फॉर्म होती है। तो ये फिल्म एग्जैक्टली आपकी सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन। आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। अच्छा, मेहरबानी करो, सीरियस गुफ्तगू कट करो, इन्नी देरी खड़ोता नहीं जाता इतने। असल मौला जट नहीं लगता, कंबड़ नहीं है, घंटा हो गया। बिल्कुल हारून साहब, फिल्म में तो मौला जट था ना? जी जी। ये मौला खुश रखे है। रोवे मानते गरूर, मैं नचांगी जरूर। पागल हो गई जी। रोवे मानते गरूर। वे मौलिया भरजाई दी गल सुन ले, इस कुड़ी कोलों मैं क्लासिकल जरूर सिखांगी, जरूर सिखांगी। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾ ਮਾਖਿਆ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨੱਤਾ ਕਦੀ ਖਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ए ना पुलदारो, जिस मां दा दुध तू पीता है उसे ही मां दा दुध मैं पीता है। ਉਹ ਦੁੱਧ ਫਿੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋੜ ਦੇਈਦਾ। इस भाई को वो अपने हाथों मार देती है और फिल्म के इख्तिताम पे अपने दूसरे भाई को बचाने के लिए मिन्नतों पे आ जाती है, जो इससे ज्यादा मार खाता है। ਓਏ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਲਏਗਾ। आप कौन साहब हैं? नवा आया है सोहणिया ते छा गया है। तेरा शो दिन ब दिन उत्ते जा रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे शो च पहली बारी नूरी नत आया है। ओह यस। कुछ दे मौला दे नाम। यार ये कौन सा नूरी ना तो मौला के नाम पे मांग रहा है। मैं चाहना कोई ऐसा जवान मिले जेड़ा साडे सीने ते फट लावे, साडे हत्थां च हथ पावे, सानू पसीना दवावे, एनू नीवी थां ते बा के जुत्तियां। तुम इस गांव में लेने क्या आए हो? मैं वो जवान लभ रहा जेड़ा मैनू वड दवे। अच्छा। मैनू फट ला के फिर टांके ला दवे। क्यों? मेरे इत्थे पत्थरी भाई, यकीन करो मैं ऑपरेट करा नहीं सकता, बहुत पैसे मांग रहे हैं। वो कहते किसी नाल लाड़ो आप ही कट देगा। वो देखो पीछे क्या हो रहा है। ओए जवाना, मेरा ख्याल है तेरी गड्ड फंस गई है। हाँ नूरी। परे हो जा, खोल दे एक संडा।
फिल्म में जो नूरी नत थे, जी मुझे अगर आप पूछे मेरी पर्सनल राय, तो पूरी फिल्म में जो बेस्ट एक्टिंग है वो नूरी नत की एक्टिंग है। मुस्तफ़ा कुरैशी। मैं इधरों जोर लाना तू उधरों ला जवाना। ओए जोर ला, ओ ला ला जोर, ओ ला की हो गया, निकल गई ये गड्ढ तेरी। औकात तो वध के जोर नहीं लाईदा जवाना। ये संडिया ने मुच्छां रख लिया ने। ओए जवाना तेरा संडा इत्थे ही रह गया। ओए मैं ते आप ओ जवान लभ रिया जेड़ा साडे सीने चो लहू कड्डे, मेरे वाल पुट्टे, मैनू चपेड़ा मारे। ओए उन्नी गल कर जिन्ना पार बर्दाश्त कर सकना। मौलिया जे मौले ने अपने आप नू जगा दिता, एक मिनट भी तू इत्थे नहीं कर सकदा। वो अन्नी दिया पैर ते परे कर ला। यार को हौला यार मारदा। पहले तो दस, मैनू की पता भी तेरे पैर आया उत्ते। ओए साडी कवाड़ी नू हथ ना लाई। ओए मेरे भरा दे नक ते निशान ला के तुसी नवी दुश्मनी शुरू कर दिती है। और मैं ताड़ियां नस्लां वट दियांगा, ताड़ियां फसलां वट दियांगा, की दियोगे दिहाड़ी? मैनू कोई ऐसा बंदा लब के दे जिदा 7 फुट कद होवे, एडी चौड़ी छाती होवे, एडी एडी अख होवे। ते जेदे वास्ते लभ रहे हैं उस मोहतरमा दी हाइट की है? यार वो रिश्ता नहीं ढूंढ रहा, वो लड़ने के लिए आदमी ढूंढ रहा है। मैं दुश्मन लभ रहा जिहदे हत्थां 'च हत्थ पावां, मैनू भी पसीना आवे, त्रेली आवे, मैं भी सकंजवी मंगा। तू किसे कोलों सालिया खांसी दा सीरप मंग, छाती तेरी खड़कन डई है। 6 सावां च तू गल करदा फलाना लब्बा। ओए मैं ऐसा जवान लभ रहा, ये कौन आ गया है? ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਨੀ है, कुछ आप भी खा। बड़ा ग्रीस दे डब्बे वर्गा मुंह हो गया। ਓਏ ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ। ਇਹ ਮੁੱਖੋ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਖੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। आप मौला जट से मोहब्बत करती हैं? ਵੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲਵਰ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਿਓ ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਅੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਘਿਓ ਨਾ ਖਵਾ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਕਨਾਈ ਘੱਟ ਖਾ ਮੌਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕੋਈ। ਓਏ ਸਾਡੀ ਮੰਗਲ ਨਾ ਵਧੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਈ? ਗੋਲਾ ਬਾਰ ਸੁੱਟ। ਯਾਰ ਉਹ ਮੋਲਿਆ, ਓਏ ਆਪਣਾ ਗੰਡਾਸਾ ਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗੀਜ਼ਰ? ਓਏ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਏ ਮੁੱਦਾ ਗਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਓਏ ਆਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਉਹੋ ਹੀ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਓ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ। ਓਏ ਪਈ ਉਹ ਲੱਤ। ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ? ਕੋਈ ਫਿੰਸੀ ਨਿਕਲੀ ਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆ ਨਤਾ ਆ ਚੰਨ ਦੀ 14 ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਓਏ। ਕਿਉਂ ਕਮੇਟੀ? ਚੰਨ ਦੀ 14 ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਗੰਡਾਸਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? जी जी। ਬੇਕਰੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਸ ਕੱਢਦਾ ਬਾਹਰ। अच्छा, तुम्हारा जो गंडासे के ऊपर ब्लेड है वो इतना बड़ा क्यों है? ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਓਏ ਯਾਰ ਇਹ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿਆ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੱਭੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਲੱਤ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਏ। वो कैसे? ਯਾ ਅੱਲਾ। ओ यार बात आओ मौला जट। ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਔਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਆ 1000 ਜਾ। ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ, अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਫਿਰ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। कौन सा जवान? 7 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੋਵੇ, ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰ ਗੱਗੋ ਮੰਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਰਫਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਉਂਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ। ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, जी अच्छा। ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਹੈ। तुम्हें क्या शौक है लड़ाई करने का? ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੜਾਕੇ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਕਿਸੇ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਨੂੰ 200 ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੜਾਕੇ ਕਢਾ ਲੈ। ਓਏ ਜੇ ਨੂਰੀ ਨੇ 200-300 ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਉਹਨੂੰ ਨੂਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਓਏ 50 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇ, ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਆਪ ਕਢਾ ਕੇ ਕੱਢੇਗਾ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਜਾਵਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਨੂਰੀ ਕੋ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਤੇ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ना ये पायलट्स ठीक है और ना ही ये डॉक्टर ठीक है, लेकिन ऐसे फ्रॉड करने वालों को ये एहसास नहीं होता कि इंसानी जानों के साथ खेलते हैं। तुम ठीक कह रही हो शगुफ्ता, एक मरतबा मुझे माफ कर दो, ऐसा हम दोनों मियाँ बीवी ऐसी फ्लैट में सफर ही नहीं करेंगे। यार ये क्या आदमी है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है? खबर है कि खुद को पायलट जाहिर करके फ्लाइट में घुसने वाला शख्स पकड़ा गया। ये किसी और एयरलाइन का यूनिफॉर्म पहन के प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट लेना चाह रहा था। ये चाह रहा था कि पहले मुझे क्लियर कर दिया जाए, और क्योंकि मैं एक दूसरी एयरलाइन का पायलट हूँ। लेकिन जब उसका आईडी वाईडी उन्होंने चेक किया तो ये साहब कोलंबो में थे बेसिकली। तो लुफ्थांसा एक एयरलाइन है, उसके ये पायलट बने हुए थे, तो उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। सर ये एयरलाइन कौन सी थी? ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? हारून, ये आदमी फ्रैंक एबिगनेल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड लगता है। वो एक ऐसा शख्स था, जब 16 साल का हुआ तो देखने में उसका कद इतना बड़ा हो गया और उसका चेहरा ऐसा था कि वो 30 साल का लगता था। अपने 16 साल की उम्र से लेकर 21 साल की उम्र तक वो बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर भी रहा, वो एक बहुत बड़ी कंपनी में लॉयर भी रहा, एक एयरलाइन में पायलट भी रहा, एक कंपनी में इंजीनियर भी रहा, बस सिर्फ घर नहीं रहा। सर इसी तरह एक बंदा था इंडिया में, नटवर लाल नाम का, जी जी। उसने सदर का घर भेज दिया था। और उसने ताजमहल भी बेच दिया था। जी हाँ, उसने ताजमहल भी बेच दिया था। हारून साहब, आपको पता है हमारे होशियारियां के प्रोफेसर साहब वो भी एक जाली पायलट के साथ एक एयरलाइन से पकड़े गए हैं। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। आपके दिमाग ने क्या काम किया है? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੈਰ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। सर मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है। ये गायब दिमाग प्रोफेसर जो हैं, ये एक पायलट के साथ आ रहे थे, हमें क्या पता वो कौन है, हमने इनको अंदर आने दिया। तो आपने उस वक्त बोर्डिंग कार्ड चेक नहीं किया जब वो आ रहे थे? नहीं चेक किया ना, वो पायलट के साथ है, इन्होंने कहा कि मेरे साथ है मेरे साथ है, हमें लगा शायद कोई पायलट का ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਜੀ। क्या पायलट? ये कौन है जी? देखिए ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये तो अक्सर हमारे जहाज में सफर करते हैं। सर मैं इनकी फ्लैट में अक्सर सफर करता हूँ। आई लव टू सफर। अच्छा जी, आप जहाज में बैठे, ਜੀ आपसे नहीं कह रहा मैं, आपके साथ जो एहसान साहब हैं, पायलट साहब, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। क्या कहूँ मैंने? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ। तू तड़ाक नहीं, मैं नहीं कर सकता। अच्छा जी, आपने क्यों ये पायलट वाली वर्दी पहन रखी? I am pilot, engineer, more artistic can jazz. ਇਹ ਜੇ ਪਾਇਲਟ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, क्या? ਸਟੈਂਡ ਉੱਪਰ ਕਰੋ। अच्छा जी, आप मुझे ये बताइए एहसान साहब, आपने फ्लाइंग कहाँ से सीखी? मैंने शिवपुरे से। कहाँ से? पूरे से शेखपुरा फ्लाइंग क्लब। अच्छा, आपके पास कौन सा लाइसेंस है? एलपीजी। एलपीजी नहीं होगा, सीपीएल होगा, पीपीएल होगा। ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਲਪੀਜੀ ਆ। ਉੱਤੇ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਦਾ। अरे बड़ा सोहना सी, एक दफा सिलेंडर पाटा ते हो जाओ। अच्छा, मुझे लगता है कि आप जाली आदमी हैं, आप पायलट नहीं हैं। I know। आप मान रहे हैं आप जाली? मैं जाली नहीं हूँ, आप असली पायलट हैं? मैं सही पायलट मैं हूँ। अच्छा, आपने फ्लैप्स खोले हुए थे? फ्लैग नहीं खोले, वो तो अल्लाह का नाम ले देते, फ्लैग नहीं खोल देते। आप तो सही पायलट है ना, आप फ्लैप्स कब खोलते हैं? ਫਲੈਪਸ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਕਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਲਟ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। वो क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੇਸ ਸਿਕਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ना ये पायलट्स ठीक है और ना ही ये डॉक्टर ठीक है, लेकिन ऐसे फ्रॉड करने वालों को ये एहसास नहीं होता कि इंसानी जानों के साथ खेलते हैं। तुम ठीक कह रही हो शगुफ्ता, एक मरतबा मुझे माफ कर दो, ऐसा हम दोनों मियाँ बीवी ऐसी फ्लैट में सफर ही नहीं करेंगे। यार ये क्या ਤੇ आदमी है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? इन्होंने बच्चों तो मुल्क छड़ के नसना चाह रहे हैं।
آپ تو اب ہوں گے گرفتار. وائے کیوں؟ کیسا ڈھیٹ آدمی ہے یار. آپ کیا مجھے جھوٹو سمجھ رہے ہیں؟ ایک پائلٹ ہوں. آپ جوڈو کراٹے ہیں. آپ پائلٹ ہیں. احسان صاحب جی تسی ایجوکیشن چیک کر رہے ہو؟ جی جی. یہ پیو دا گردہ ویچ کے پڑے جی. اچھا. ہاں جی. بھائی گردہ تو اتنے کا نہیں بک سکتا جتنے میں آپ پائلٹ بنتے ہیں. کمرشل ایئر لائن کا پائلٹ بننے کے لیے آپ کو کم از کم 50 لاکھ روپے چاہیے. میں 2500 جو ہیں. نہیں آپ مجھے لگتا ہی نہیں آپ نے 50 لاکھ روپے خرچ کیا. آپ کو پتا نہیں ہے 14 مضمونوں کا رزلٹ دینا پڑتا ہے پائلٹ بننے کے لیے. یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں 14 مضامین تو واقعی پڑھنا پڑتے ہیں. لیکن ان کا تو رزلٹ دینا پڑتا ہے. پڑھا نہیں ہے 14 مضمونوں کا رزلٹ دینا پڑتا ہے. جب 14 مضمونوں کا رزلٹ دیا تو پائلٹ بن گیا نا. آپ جھوٹو سمجھتے ہیں. دیکھیں جی میں صحیح پائلٹ ہوں. میں جہاز سے بیٹھنے کے پہلے اعلان کرتا ہوں کیا کہ جنانہ سواری آگے آ جائے. کون سا 9 نمبر جہاز چلاਉਂਦਾ. ارے جا پائلٹ کرو نو کہندے آندا 7 نمبر دے 5 روپے بقایا دینے دے دو. اور ایک دن جہاز چلا رہے سن جی. شیشے چاہ کے وڈی ایل وجی ہے اینو ویکھ کے کہندی سوری بیٹا مائی مسٹیک. ارے ابھی تو صدقے دا گوشت انہوں نے پھڑیا انہیں چپٹا مار کے کھولیا راہ. ہارون صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کمرشل پائلٹ بننے کے لیے 50 لاکھ روپے لگتے ہیں تو اتنی خطیر رقم کیوں درکار ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شروع میں جو سب سے پہلا لائسنس لیتے ہیں جس کو SPL کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے فلائنگ آورز پورے کرنے ہوتے ہیں. فلائنگ آورز پورے کرنے کے لیے آپ کو جہاز اڑانا پڑتا ہے. جب جہاز اڑتا ہے تو اس میں پیٹرول ڈلتا ہے, اس میں ایندھن ڈلتا ہے, تو اس ایندھن کے پیسے آپ کو دینے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. تو اگر آپ نے PIA میں خاص طور پہ جو ہماری نیشنل ایئر لائن ہے اگر اس میں آپ نے جاب لینی ہے تو کم از کم 190 گھنٹے آپ کو جہاز اڑانا پڑتا ہے. اور اگر کسی پرائیویٹ ایئر لائن میں جانا ہے تو 1200 سے 1500 گھنٹے آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور ایک سے زیادہ انجنز والا جہاز اڑانے کا آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے, پھر آپ کو جاب ملتی ہے. اے اپنی موٹر سائیکل الٹا کے کلومیٹر اگے جاندا ہے. میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح یہ جعلی پائلٹ یا ڈاکٹر یہ کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں؟ یہ جہاز بھی اڑا لیتے ہیں, یہ اچھی خاصی سرجریز بھی کر لیتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی. بڑی رگڑ کے شیو کیتی. جی ہاں لگدا پتل دی دیکھ چی مانجی ہندی. یہ جو خوبصورت لگ رہے ہیں. اچھی لگ رہی. انگریزی فلمہ جی جیمز بانڈ نو بلی پھڑا رہے ہوں بس یہ آؤ. اچھا جی آپ یہ بتائیے آپ کیوں سفر کرتے ہیں اس میں؟ سر آپ کو نہیں پتا یہ اس کا ماحول بہت اچھا ہے, سہولیات بہت ہیں. ظاہر ہے جڑی تیرے ارگے سواریاں بہن دی ماحول اچھا ہی ہونا. اچھا مجھے یہ بتائیے یہ تو پکڑے گئے سب, آپ ساتھ کیوں آئے ہیں؟ میں نے برازیل نہیں جانا. نہیں ہمارا شو برازیل جا رہا ہے. فٹ بال دا وہ میچ. تے کوٹ گرم پا کے آیا نا کرو. ਉਹਦੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਜੇ ਪਤਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਵਹਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ. ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਤਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ. ਕਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਜੀ. ਇਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਟਰਾਲਾ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ. ਯਾਰ ਟਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮ ਕਰ ਲੈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏ. नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद. ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ. सीधा जाता कौन सा सांप होता है? ਇਹਦੇ ਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਇਖਤਰਾਬ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਪ ਹੈਗਾ ਫੜ ਕੇ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. वेलकम बैक नाजरीन. अब हमारा सेगमेंट है जी वाओ वर्ल्ड ऑफ विजडम. जी हाँ, और आज जो बात हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाहते हैं वो ये बात है कि हमारी दुनिया की जितनी तारीख है उसको इंजीनियर किया जाता है. सारी तारीख दुरुस्त नहीं है. जैसे के अजीज साहब की किताब है मर्डर ऑफ हिस्ट्री, अगर आप वो पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके मदरसों में, इंस्टीट्यूशंस में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वही सही हिस्ट्री नहीं है. तारीख को 2-3 वजूहात के लिए मस्क किया जाता है, जिसमें से एक ये भी है कि ख़ास कौम कभी सर ना उठा सके. और आजकल जिस कौम की हिस्ट्री को मैं ये देखता हूँ कि तमाम लाइब्रेरियों से, किताबों से, जरीदों से मिटा दिया गया है,
وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے, مسلمانوں کی ہسٹری. بالکل صحیح. دیکھیے اس وقت ہمارے نوجوان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی سائنس نے ترقی کی ہے, جتنی بھی کیمسٹری نے, بایولوجی نے, باٹنی نے, زوالوجی نے جتنی ترقی کی ہے, یہ سب کی سب مغربی ممالک کی مرہون منت. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری میراث تھی کیا. بہت سے نوجوان, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 99% غالباً لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہمارا یعنی مسلمانوں کا دنیا میں جو اصل کام تھا وہ علم تھا. ڈارک ایجز سے, تاریک دنیا سے مغرب کو ہم نے نکالا. بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ بھائی ہاسپٹل ہم نے سٹارٹ کیے, ہاسپٹلز کے اندر ڈپارٹمنٹس ہم نے بنائے, یونیورسٹیز ہم نے سٹارٹ کی جن میں بہت سے ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے. بلکہ ہم نے اپنے ایک شو میں یہ ذکر بھی کیا تھا کہ پروفیسر ان چیئر وہ بھی مسلمانوں سے نکلا. اگر مسلمانوں کو نکال دیا جائے تاریخ میں سے تو کیا کیمیا, کیا باٹنی, کیا زوالوجی, ایوری تھنگ, فزکس, سب کچھ دھڑام سے زمین پہ آ جاتا ہے. آج آپ کسی بھی نوجوان سے پوچھ لیجئے کہ آئنسٹائن کون تھے, نیوٹن کون تھے, وہ جانتا ہے. اس کو الرازی کا نہیں پتا, جابر ابن حیان کا نہیں پتا, ان کو موسلی کا نہیں پتا. اب موسلی وہ تھے جنہوں نے پہلی بار موتیے کا علاج کیا. آپ آج جاتے ہیں ہاسپٹلز کے اندر تو جو ٹرے آتا ہے نا, جس ٹرے میں سرجری کے آلات ہوتے ہیں, یہ بھائی مسلمانوں نے بنائے تھے. زیادہ تر آج بھی وہی آلات ہیں جو اس وقت استعمال ہوتے تھے. اچھا, یہ جاننا کیوں ضروری ہے, یہ ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے دو چیزیں مسٹ ہیں. ایک یہ کہ آپ کا کوئی ٹارگٹ ہو. اگر آپ تنہا بیٹھ کر گھر میں یا کہیں بھی یہ پلان نہیں کرتے کہ آج سے 5 سال بعد میں کہاں کھڑا ہوں گا, تو آپ ہوا میں اڑتے ہوئے تنکے کی طرح ہیں, وہ کہیں بھی جا کے لینڈ کر جائے گا. ان پلانڈ اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو یقین کریں وہ جانور بھی گزار رہے ہیں. لیکن انسان کئی مرتبہ ایسی حرکات و سکنات کرتا ہے جو ان سے بھی گئی گزری. جیسے کہ آپ اپنے پورے پوٹینشیل پہ کام نہیں کرتے. آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے. یہ بے ایمانی ہے اپنے ساتھ, قدرت کے ساتھ. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دنیا میں کہ کوئی درخت اپنی پوٹینشیل سے کم اگا ہو. جو پوٹینشیل, جو ڈی این اے اس کے اندر ہوتا ہے وہ میکسیمم اوپر جاتا ہے, اپنی میکسیمم شاخیں پھیلاتا ہے, میکسیمم جڑیں پھیلاتا ہے. یہ بے ایمانی کوئی جاندار نہیں کرتا. کوئی پرندہ صرف سستی کی وجہ سے نہیں بیٹھتا, تھک کے بیٹھتا ہے. کوئی جانور اس وقت تک نہیں سوتا جب تک اس میں ہمت باقی ہوتی ہے. صرف انسان ہے جو کہ پڑا رہتا ہے لیزی ہو کے اور قسمت پر اور تقدیر پر سارا الزام دیتا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ سب پلانڈ ہونا چاہیے, لیکن اگر سب پلانڈ ہی ہوگا تو پھر اس میں سرپرائز ایلیمنٹ کہاں رہے گا؟ اگر آپ کو سرپرائز ایلیمنٹ پسند ہے تو تیار رہیے کہ سرپرائز تو برے بھی ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹس بھی سرپرائز ہوتے ہیں. اب یہ فیصلہ آپ کا ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ آپ اندھیرے میں گاڑی چلا رہے ہیں, سرپرائز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب دن نکلے آپ بہت خوبصورت وادی میں ہوں, اور سرپرائز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد آپ کسی کھائی میں ہوں. اور وہ بھی آپ کے لیے ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے. پہلی بات تو یہ کہ پلانڈ چلیں, اور پلانڈ چلنے کے لیے جو 2 چیزیں ضروری ہیں. پہلی یہ ہے کہ آپ کی کوئی منزل ہو. ہر 5 سال بعد, 6 سال بعد اپنی ایک منزل کا تعین کریں. اگر آپ کچھ نیا نہیں کریں گے تو یقین جانیں آپ کی زندگی میں کچھ نیا نہیں ہوگا. پہلی بات. دوسرا, آپ کو کوئی مینٹور, کوئی ہیرو چاہیے ہوتا ہے. آپ جب کوئی اچھی فلم دیکھتے ہیں تو اس سے اگلے چند گھنٹوں کے لیے آپ خود کو اس ہیرو کی طرح محسوس کرتے ہیں. بے شک آپ کو ہیروز چاہیے. بہت سے لوگ اپنا لباس, اپنا ہیئر کٹ اپنے ہیروز جیسا کر لیتے ہیں. جب قائد اعظم محمد علی جناح کا دور تھا تو بہت سے لوگ جناح کیپ پہنا کرتے تھے, وہ ان کو فالو کیا کرتے تھے. اگر آپ کے پاس فالو کرنے کے لیے کوئی مینٹور نہیں ہے تو آپ کتابیں پڑھ لیں, آپ کچھ کر لیں, دنیا گھوم لیں, کامیاب آپ نہیں ہو سکتے. سردار صاحب بہت فالو کرتے. کس کو؟ کہتا محلے جی خسرے نچن آئے 5 گھنٹے اونجی پھرتا رہے محلے. کیوں؟ کہتا میں انہوں نے فالو کر رہے ہیں. اور فالو ہی نہیں کیتا, کافی پیسہ بھی اکٹھا کیتا. اور سر اپنے پتر نو کٹیا. کیوں؟ کہندے نے ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ वो क्यों? ਉਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ। सीधा जाता कौन सा सांप होता है? ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਇਖਤਰਾਬ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਪ ਹੈਗਾ, ਫੜ ਕੇ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੱਪ ਨੇ। ਤੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਚਮਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यार कुएं से कौन चम्मच से पानी निकालता है? ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੋਗੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਲੰਸਰ ਤੇ ਛੱਲੀ ਭੁੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਲੰਸਰ ਤੇ ਕਲੇਜੀ ਭੁੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ। अब हम बात कर रहे थे कि मुसलमानों ने बहुत काम किया है, तो अब क्या वजह है, अब हम एक्सेल क्यों नहीं कर पा रहे? और ख़ास तौर पर अगर मेडिकल के शोबे को ही ले लें तो इवन रिसर्च वर्क भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो जी हाँ, जिस दिन साढ़ा शो छड़ के गई ना, जी जी, PhD कर चुकी होनी है। तो बहुत अच्छी बात है। तो वही बात कह रहे हैं कि जो अमरास है वो आगे हमने बढ़ाई नहीं। देखो जो सवाल वो पूछती है ना, एक बात याद रखना, मेरे उस्ताद दरवेश ने ये बात कही थी कि जो सवाल सही सवाल होता है ना, जो वो आधा जवाब होता है। वाह वाह वाह। आपका आधा मसला उस वक्त खत्म हो जाता है जब आपके जहन में उस मसले के हवाले से सही सवाल आ जाता है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 100 ਦਾ ਕਰੇ ਤੇ 50 ਹੁੰਦੇ। मैं ये कह रहा था कि आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि हम अपने हीरोज को क्यों भूल जाते हैं, उसमें हमारा अपना भी कसूर है। आप ये देखिए कि ऑक्सफोर्ड से पहले बगदाद यूनिवर्सिटी इतनी मशहूर थी, उसे कहते थे कि इल्म का शहर। मुस्तासिम बिल्ला, उसके बाद फिर जब अलकबी आया, क्योंकि हमारे अंदर से ही लोग निकलते थे और वो उसको तबाह बर्बाद करते थे, तो इसलिए मगरब वाले जो हैं वो आगे आ गए, हम फिर पीछे रहे। आपकी बात भी दुरुस्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्पेन में जो हमने यूनिवर्सिटीज़ कायम की, उन यूनिवर्सिटीज़ के नतीजे में जो मगरबी ममालिक के नौजवान थे वो छुप के स्पेन आए। जैसे आज जाते ना लोग डंकी लगा के बाहर, उस तरह वो लोग आए। उसकी वजह ये थी कि यूरोप के अंदर अगर किसी घर से साइंस की किताब निकल आती थी, उस घर को आग लगा दी जाती थी और उस आदमी को फांसी दे दी जाती थी, क्योंकि इसीलिए उसके डार्क एजेस कहते हैं। वाहिद मुसलमान कौम थी जो उस वक्त साइंसी तरक्की कर रही थी, और जब वहां से नौजवान छुप छुप के आते थे, यहाँ पढ़ के वापस जाते थे, तो उनको बताते थे कि देखो ये है इल्म की रोशनी। अगर आप नोट करें, इल्म को नूर कहा गया है जी, कि जो तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आता है। तो अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि जिसके पास इल्म नहीं है वो अंधा है। जो सवाल आपने पूछा था उसका जवाब मैं ये समझता हूं कि जब मुसलमानों के पास, जैसे खान साहब ने कहा, बड़ी बड़ी हुकूमतें आ गईं, तो उनका सारा फोकस जो है वो मटीरियलिज्म हो गया जी, और उनका सारे का सारा मकसद जो था जिंदगी गुजारने का वो अयाशी बन गया, और उनका मकसद ये नहीं था कि इल्म की कोई खिदमत की जा सके। और क्योंकि उन लोगों ने अपनी खानदान जलवाए थे, यूरोप वालों ने, वेस्टर्नर्स ने अपनी कुर्बानियां जान की दी थी, तो उन्होंने फिर जब इल्म मिला तो उसको सीने से लगा के रखा। मैं कहना ये चाह रहा था कि आप अगर अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं तो कम से कम इतना एहसान करें कि अपने बच्चों को बिठाकर 1000 से ज्यादा इस वक्त दुनिया में ऐसी इजादात हैं जो मुसलमानों ने की, उन्हें उनके हीरोज के बारे में बताइए। उनको महसूस हो कि हम आम इंसान नहीं हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने आज की दुनिया को शेप किया है। मुझे इस पे बल्कि अल्लामा इकबाल साहब की वो नज़्म जो खिताब किया उन्होंने मुसलमान नौजवानों से, उसके चंद अशार याद आ गए। वो कहते हैं कि कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा, अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फुजूं तर है वो नज़ारा। गंवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पे आसमान ने हमको दे मारा, किताबें अपने आबा की मगर वो इल्म के मोती, किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। ये मिर्जा साहब ने सारी जिंदगी नहीं सुनी अपने आबा की।
वो इसी दुख में मर गए कि बच्चा मेरा नालायक निकला। इन्होंने नहीं मानी अपने आबा की। जी, इसके बारे में भी उनका शेर है। मेरे बारे में जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तुम्हें आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती। तुम्हें आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि वो किरदार, तू गुफ्तार, तू साबित, वो सही आ रहा। कह रहे हो ना कि हजार ऐसियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। जी जी उनको बिठा के बताना चाहिए। जी हाँ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਮਰਾਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸੀ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ सब कुछ जो मुगलों का टाइम पीरियड की आप बात करें तो मुसलमानों के जवाल का टाइम पीरियड। जी हाँ, मैं ये समझता हूँ जवाल के बाद का टाइम पीरियड। लेकिन सर मैं इसमें ये भी कहूंगा कि चाहे जवाल का टाइम था, लेकिन आप ये देखिए जिसने काम करना होता है वो करता है। शेरशाह सूरी 5 साल के लिए है, वो 550 साल पे भारी है। जी हाँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से देखा जाए तो बहुत शानदार एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। लेकिन मेरा जो मतमा नजर है, जो मेरा ख्याल है कि इल्म नंबर 1 पे है। देखिए एक चीज और, इल्म से ऊपर कायनात में कभी कोई चीज जा ही नहीं सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਹਿਰਾਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੇਤ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ था भागो रेत का तूफान आने वाला है। यार की ਖਿਆਲ ਦੇ ਰੇਤ ਦਾ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। क्यों? ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਚਮਚਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਰਦਾ। इस बात का इससे क्या ताल्लुक था? पता नहीं क्या बात है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾल्लुक है। ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਦੰਦ ਕੱਢਦੀ ਤੂੰ। अच्छा जी, हमारे साथ आज आसिफ अली हाशमी मौजूद हैं। पटियाला घराने से इनका ताल्लुक है। आज हमें एक बहुत शानदार सा गाना सुनाएंगे। आइए इनसे गाना सुनते हैं। चाहना जरूरी है, टूट कर चाहना जरूरी है, प्यार में इंतहा जरूरी है, प्यार में इंतहा जरूरी है, टूट कर चाहना जरूरी है। जरूरी है, प्यार में इंतहा जरूरी है, टूट कर चाहना जरूरी है। हम जो दरिया के दो किनारे हैं, हम जो दरिया के दो किनारे हैं, हम जो दरिया के दो किनारे हैं, फासले दरमियां जरूरी है, प्यार में इंतहा जरूरी है,
पर चाहना जरूरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। नाजरीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।